हाँ, तो रिवीजन सीरीज में आप सभी का मोस्ट वेलकम। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आज हम पढ़ने वाले हैं निराला, और निराला की जो रचना है बादल राग। कुछ प्रश्न देखिए यहाँ पे, किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। जैसे रुद्र कोश है, क्षुब्ध तोष, किसका खजाना रुका हुआ है। सेसव का सुकुमार शरीर किसमें हंसता है। बादल को विप्लव का वीर क्यों कहा है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हमने रेडी किए हैं, तो हम इस प्रकार के प्रश्न भी देखने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस हैं 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और उसके अलावा हम कवि का परिचय भी करने वाले हैं, और साथ ही साथ जो व्याख्या है हम उसे भी करने वाले हैं। आइए, आप सभी का वेलकम एजुकेशन राइज पर। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है हिंदी कंपलसरी की रिवीजन सीरीज है, जिसमें हम चैप्टर वाइज रिवीजन करते करते आज हम बादल राग तक पहुंचे हैं, और इसी तरीके से हमारी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, जिसमें हम कंप्लीट सारे चैप्टर्स पूरे करने के बाद फिर मॉडल पेपर का अभ्यास करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो बाकी जो वीडियोस हैं वो भी आप देखना चाहें तो हमारे ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिलेगा, वहां से पिछले वीडियोस देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला की जो रचना है वो है हमारी बादल राग। यहां से बिल्कुल प्रश्न बनेगा आपका, हो सकता है यहां से व्याख्या भी पूछी जा सके, और यहां से आपका कवि परिचय वाला प्रश्न भी आ सकता है। निराला पर बिल्कुल जो है वो आपको बहुत ही शानदार तरीके से चैप्टर को रेडी करना है। तो एक एक करके सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि निराला का परिचय थोड़ा सा देख लेते हैं अपन, बिल्कुल सिंपल से तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से याद होगा आपको। निराला का अगर हम परिचय याद करें तो इनका जन्म जो है ना वो तो बंगाल में हुआ था, लेकिन ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश के थे। ध्यान रखना, बंगाल में इसलिए क्योंकि इनके पिताजी उस समय अंग्रेज सरकार में सर्विस में थे, नौकरी में थे, उस समय वो उनकी पोस्टिंग बंगाल में थी। लेकिन मूल जो इनका पैतृक जो गांव था वो था इनका उत्तर प्रदेश का गढ़कोला। तो देखो, जन्म इनका 1899 में हुआ था, महिसादल बंगाल में हुआ था, और पैतृक गांव इनका गढ़कोला उन्नाव उत्तर प्रदेश था। दोनों चीजें मुझे मैं लगता है याद हो चुकी होगी आप लोगों को। आगे बढ़ेंगे, अब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं देखो। परिचय अगर आता है ना, आप इतना लिख देना, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। इनकी रचनाओं में क्या लिखना है? अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। हालांकि हम परिचय एक बार नए अलग से फिर से करेंगे, केवल परिचय देखेंगे, उसमें शॉर्ट ट्रिक के साथ में आपको किस तरीके से प्रत्येक कवि का, प्रत्येक लेखक का परिचय याद करना है वो मैं बता दूंगा आपको। अभी याद रखना है अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। और साहित्यिक विशेषता में अगर हम बात करें तो छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं और मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं। आप सभी को पता है ना कि हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन माना जाता है। ये प्रश्न एक बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ भी है, इसलिए विशेष बन जाता। मैं कह रहा हूं निराला पे आपको ध्यान देना है। और साथ ही साथ छायावादी जो 4 आधार स्तंभ है छायावाद के, उसमें एक निराला जी भी है, प्रसाद, पंत, वर्मा और निराला। और इनका निधन 1961 में इलाहाबाद में हुआ था। जन्म 1899 में और निधन इनका 1961 में इलाहाबाद में हुआ था। तो ये तो हो गया इनका परिचय। आइए आगे बढ़ते हैं, और अब हम यहाँ पे कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि निराला जी का जन्म कहाँ हुआ था। पहला प्रश्न है कि निराला जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको ध्यान देना है कि इनका जन्म जो है वो बंगाल के महिसादल, मेदिनीपुर जिले के महिसादल गांव में हुआ था। ठीक है, और सन भी याद रखना है 1899 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल गांव में हुआ था। दूसरा प्रश्न है निराला रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई। तो निराला रचनावली जो है बच्चों 8 खंडों में प्रकाशित हुई, 8 भागों में प्रकाशित हुई है। तीसरा प्रश्न है कि निराला जी किन पत्रिकाओं का संपादन किया निराला जी ने। तो निराला जी ने 2, 3, 4 थे समाचार पत्र, लेकिन आपको 2 पत्र पत्रिकाओं का नाम याद रखना है। उसमें एक तो है समन्वय और दूसरा है मतवाला। ठीक है, समन्वय और मतवाला। एक आपने जो तुलसीदास है, तुलसीदास जी समन्वय के कवि माने जाते हैं, है ना। अलग अलग धाराओं का समन्वय करते हैं वो अपनी रचनाओं में, बट ये समन्वय पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था, मतवाला, समन्वय और मतवाला। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज हम इनके बारे में देखते हैं। यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण जो हमारी व्याख्या है, व्याख्या 2 हम यहाँ पे करने वाले हैं। एक तो है कि तीरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया।
अब समझिए इसको किस तरीके से आपको लिखना है कि सप्रसंग व्याख्या में सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा। तो जब आप संदर्भ लिखो तो उसमें यह लिखना कि हमारे पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना बादल राग से ये पंक्तियां ली गई है, ठीक है, उपयुक्त पंक्तियां वहां से ली गई है। उसके बाद फिर आपको प्रसंग लिखना है। प्रसंग में आप लिखेंगे कि कवि की जो रचना है बादल राग, जिसमें कवि बादलों का आह्वान करता है और उस समय बादलों का आह्वान करते करते कवि जो है उन बादलों को हवा पर तैरते हुए जो है उन्हें एक नाव के रूप में दिखाने का प्रयास करता है, ठीक है ना। जैसे बादल आपने देखा होगा बारिश के मौसम में इस प्रकार के उमड़ते घुमड़ते हैं, तो कवि की कल्पना देखो, क्या कल्पना करी है कवि ने। उसके बाद फिर आपको नीचे फिर व्याख्या लिखनी है और व्याख्या में आप जो है वो ऐसे लिखेंगे कि कवि बादलों का आह्वान करते हुए कहते हैं कि हे बादल, तिरती हैं समीर सागर पर। तिरती का मतलब होता है तैरना। तैरना कौन? आप तैर रहे हैं, बादल तैर रहे हैं समीर सागर पर, हवा रूपी सागर पर, क्योंकि बादल आसमान में तैरते हैं। तो जैसे समुद्र में नाव तैरती है उसी तरीके से तुम हवा रूपी इस पूरे सागर पर तैर रहे हो। तुम वायु रूपी सागर पर उसी प्रकार तैर रहे हो जैसे कैसे, जैसे कि अस्थिर सुख पर दुख की छाया, अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडराती रहती है। यहाँ पे कवि ने सुख को अस्थिर माना है, क्योंकि सुख थोड़े समय के लिए रहता है, तकलीफें परेशानियां ज्यादा समय के लिए रहती है। संसार में सुख जो है वो क्षणिक है, जबकि दुख और संघर्ष का प्रभाव गहरा है। बादल यहाँ क्रांति के प्रतीक हैं, जो शोषितों के दग्ध हृदय, जले हुए दिल पर शीतलता और नव जीवन की आशा बनकर के छाए हुए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। और मैं बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ADUCATION एजुकेशन RISE, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, हमारे नोट्स मिल जाएंगे। ओनली 21 रुपए में हम आपको कंप्लीट पूरे सब्जेक्ट का नोट्स अवेलेबल करा रहे हैं, जिसको आप डाउनलोड करके प्रिंट भी ले सकते हैं और साथ ही साथ वीडियोज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिलेगा। डाउनलोड कर लीजिए हमारा ऐप। अगला जो है हमारी नेक्स्ट एक और हम यहाँ पे करने वाले हैं इसकी व्याख्या। पंक्तियां देखो ध्यान से समझना। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। अब ये जो धनपतियों के, पूंजीपतियों के जो बड़े बड़े भवन थे, उनकी बात यहाँ पे कवि कर रहे हैं, निराला कह रहे हैं। तो फिर से वही आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना है, उसके बाद फिर प्रसंग लिखना है और फिर आपको व्याख्या लिखनी है। तो व्याख्या में क्या लिखोगे, ध्यान देना कि कवि धनिकों के ऊंचे महलों, जिन्हें अट्टालिकाएं कहा गया है, अट्टालिकाओं को आतंक भवन की संज्ञा देते हैं। ये भवन जो है ना, ये आतंक भवन है। क्यों? क्योंकि ये शोषितों के खून से उनका शोषण करके उनका खून चूस करके बनाया गया है। ये केवल रहने के स्थान नहीं है, बल्कि शोषण के केंद्र हैं, जहां से गरीबों पर अत्याचार किया जाता है। आगे कवि क्या कहता है कि जैसे बाढ़ का विनाशकारी प्रभाव कीचड़ पर भी अधिक होता है, वैसे ही क्रांति का भय शोषक वर्ग को ही सताता है, जबकि कमल सामान्य पानी में प्रसन्न रहता है। ठीक है, तो ये आपको इसकी व्याख्या हमने कंप्लीट कर ली। अब देखो यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, बिल्कुल सिंपल से शॉर्ट वन लाइनर प्रश्न हम करेंगे और फिर हम 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी करने वाले हैं। तो इस तरीके से हम चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं। मैं बता दूं कि ये हमारी हिंदी कंपलसरी की जो सीरीज है, जिसकी रिवीजन सीरीज के तहत प्रत्येक क्लास आपको सुबह 7 बजे के आसपास मिलती है और हमारी हिंदी साहित्य की क्लास आपको शाम को 6 बजे के आसपास मिलती है। शाम को 8 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, जहाँ पे हम एवरीडे MCQs टाइप के प्रश्न जो है वो बिल्कुल लाइव क्लास में करते हैं। तो आप अगर लाइव क्लास में आना चाहते हैं तो हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रश्न ये है कि बादल राग कविता निराला के किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो हमने देखो इनकी कुछ रचनाओं को भी याद किया था, अनामिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, है ना, बेला, अर्चना, आराधना। तो इसमें ध्यान देना है कि अनामिका जो है, अनामिका के 6ठे खंड से ये बादल राग कविता ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कविता में लघु मानव का प्रतीक किसे माना है। तो आम आदमी या किसान को या शोषक जो वर्ग है, शोषित वर्ग है, उसको जो है वो कवि ने लघु मानव माना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विप्लव रव से कौन शोभा पाते हैं।
क्रांति जो होती है तो क्रांति से कौन शोभा पाते हैं, यानी फायदा किसको होता है, तो छोटे पौधे या फिर शोषित या सर्वहारा वर्ग जो है वो क्रांति से फायदे में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, यह किसकी दशा है, तो ये एक व्याकुल किसान की हालत है, एक व्याकुल किसान की दशा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बादल किसका प्रतीक है, तो बादल क्रांति और नव निर्माण का प्रतीक माना है कवि ने। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। बोर्ड एग्जाम्स की शानदार प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, हर टॉपिक हर सब्जेक्ट को हम आप कवर करवा देंगे। तो अगला प्रश्न यह है कि रुद्र कोश है क्षुब्ध तोष, किसका खजाना रुका हुआ है, तो धन या शोषक वर्ग का खजाना रुका हुआ है। अगला प्रश्न है कि शेषव का सुकुमार शरीर किसमें हंसता रहता है, तो जो शेषव का सुकुमार शरीर, छोटे बच्चे का जो कोमल शरीर है, वो रोग शोक में भी, दुख में, बुखार में भी क्या करता है, हंसता रहता है। उसी तरीके से जो शोषित वर्ग होता है वो तकलीफ में भी अपना जीवन आराम से जी लेता है। बादल को विप्लव के वीर क्यों कहा गया है, क्रांति का वीर क्यों कहा गया है, क्योंकि वह पुरातन को नष्ट करके नव निर्माण लाता है। जैसे बादल जब धरती पर पानी गिराता है तो नव अंकुरण होता है, उसी तरीके से इसे क्रांति का प्रतीक माना है। असनीपात का अर्थ क्या है, जैसे बिजली कड़कती है ना, तो कड़कड़ाहट जो होती है उसे बिजली गिरना या वज्रपात को असनीपात कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि समीर सागर में कौन सा अलंकार है, तो समीर रूपी सागर, हवा रूपी सागर रूपक अलंकार है, उसी को उसी का रूप दे दिया, हवा को समुद्र का रूप दे दिया। तो जहां रूप दे दिया जाता है एक को दूसरे का, वहां रूपक अलंकार होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न। पहला प्रश्न है कि बादल राग कविता में सुख को कैसा बताया गया है, स्थिर, अस्थिर, अमर या मायावी, तो सुख को अस्थिर बताया गया है, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला क्वेश्चन देखो कि अट्टालिका नहीं है रे, यहां अट्टालिका किसका प्रतीक है, सौंदर्य का, ईश्वर का, शोषण का या भक्ति का, तो जो बड़ी बड़ी भवन है अट्टालिका है वो शोषण का प्रतीक जो है वो कवि ने माना है, कहा ये भवन नहीं है ये अट्टालिकाएं शोषण का प्रतीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते, यहाँ छोटे से क्या तात्पर्य है, छोटे का तात्पर्य क्या है, बच्चे हैं, छोटे पौधे हैं, बौने पौधे हैं या जानवर है। तो जब क्रांति होती है या फिर यूं कह सकते हैं जब तूफान आता है तो जो छोटे पौधे होते हैं वो बच जाते हैं क्योंकि वो झुक जाते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े होते हैं और मजबूत होते हैं वो गिर जाते हैं। तो यहाँ पे छोटे पौधे इसका तात्पर्य है। और लेकिन यहाँ पर अगर पूछे कि छोटे किसका प्रतीक है तो वो लिखना है शोषित वर्ग या सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि बादलों को अधीर होकर कौन बुला रहा है, तो जो किसान है, कृषक है, साथ ही साथ जो शोषित वर्ग है वो बादलों को बुला रहा है अधीर होकर के, व्याकुल होकर के। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे कि जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, पंक्ति में शीर्ण का क्या अर्थ है, शीर्ण का मतलब होता है दुर्बल, कमजोर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न है कि रोग शोक में भी हंसता है, कौन हंसता है, सुकुमार शरीर, शेषव का सुकुमार शरीर, छोटे बच्चे का कमजोर शरीर। आगे बढ़ेंगे, समीर सागर पर क्या तैर रहा है, तो हवा रूपी समुद्र पर बादल तैर रहा है। और जिस तरीके से दुख अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडराती है तो यहाँ पे लिखना है दुख की छाया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रश्न है कि रुद्र कोश है क्षुब्ध तोष, यह किस वर्ग की स्थिति है, ये धनी वर्ग की स्थिति हो गई है। और इसके साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि ए जीवन के पारावार, यहाँ पे जीवन के पारावार कहकर के किसे संबोधित किया गया है, तो बादल को जीवन का पारावार कहकर के संबोधित किया गया है। और अगला क्वेश्चन है निराला जी का प्रिय विषय क्या रहा है, निराला जी का प्रिय विषय बादल रहा है क्योंकि बादल को नव जीवन का प्रतीक माना गया है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर बच्चों कंप्लीट हुआ। किस तरीके से हमने एक एक चैप्टर लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप कंप्लीट आपका पूरा रिवीजन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सही जगह पर आए हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। प्रतिदिन 7 बजे आपको ये हिंदी की क्लास सुबह मिलेगी और हिंदी साहित्य की क्लास शाम को मिलेगी। इसके साथ साथ इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी सारे सब्जेक्ट्स की क्लास आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।